आरओ एआरओ 2023 के लिए फ्री में वज्र बैच कल से शुरू हो चुका है। आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि अब एक से एक अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, आपको वज्र बना देंगे। आज वो उस वीडियो की शुरुआत आज से हो रही है। यहाँ पर मैं आरओ एआरओ का मेंस का जीएस का पेपर डिकोड करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी कमेंट आ रहा था, कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि आरओ एआरओ मेंस में जीएस का पेपर बहुत टफ लगता है, उसमें समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, किस तरह से उनको टैकल करें, उसके लिए क्या हमें सोर्सेज को चेंज करना पड़ेगा। तो उन सारी बातों का आज यहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा इस वीडियो में। मैं ट्राई करूँगा कि पहले इस वीडियो में 20 या 30 क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आंसर तो किताब में दिया हुआ है, यही बुक आप सबके पास है, मैंने भी रिकमेंड की है, ये सब आपके पास है, आप पढ़ते हो, आंसर आपको मिल जाएगा। वो कोई मतलब नहीं है उसको बताने का। क्वेश्चन कहाँ से इंपॉर्टेंट, कहाँ से पूछा गया था, किस तरीके का था, किस सोर्स में आपको मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना, देखोगे तो बहुत काम आएगा। दूसरी चीज़, ऐसा आपको वीडियो पूरे यूट्यूब पर आरओ एआरओ के लिए कहीं नहीं मिलेगा, किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। अगर लगता है कि ऐसा है तो एक बार आप जाकर के चेक कर सकते हो। बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें है कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था। चारों ऑप्शंस देखो, इसमें जो सी ऑप्शन है दौलत खान का। कल मैंने आपको हिस्ट्री का टारगेट जब दिया था, मैंने उसमें आपको बताया था कि आपको बाबर वगैरह पढ़ना है। बाबर जब आप पढ़ोगे, घटना चक्र ही इवन आप पढ़ोगे जब, तो उसमें आपको जो उसके एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर ना मिले तो बताना, मैं आपको बता दूंगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये रिपीटेड भी है, और ये बाबर से रिलेटेड जब भी कभी आप कहीं पर कोई भी सोर्स फॉलो करोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस टाइम पर, बाबर ने जब यहाँ पर आक्रमण किया था। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये उतना टफ क्वेश्चन नहीं था जितना आपको लग रहा है या किसी किसी को लगता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसमें पहले ऑप्शंस देखो चारों। सपोज आपको आंसर नहीं मालूम है या आपको ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं आइडिया लग रहा है, चारों ऑप्शन देखो, मीना कौशिक, जोनाथन पेरी, बीडी त्रिपाठी और रॉन बेरेट। इसमें आंसर ऑब्वियसली मालूम है आपको, जोनाथन पेरी है। अब इन चारों ऑप्शंस में जो जोनाथन पेरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। तो वैसे ये देखा जाए तो क्वेश्चन टफ है, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ना जानते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चेस करते हो रादर देन सोर्स या मटेरियल या पीडीएफ, तो आपने जोनाथन पेरी के बारे में जरूर पढ़ रखा होता है। और जैसे ही ऑप्शन में आप जोनाथन पेरी देखोगे तुरंत आप उसमें आंसर टिक कर दोगे कि हाँ इसका ये है, क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़ रखी होती हैं। जैसे उसकी जो और किताबें हैं, जैसे द पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म करके एक है, एक क्लासेस ऑफ लेबर करके, ये सब आपने पढ़ रखी होती है। मतलब जो जोनाथन पेरी है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने उसके बारे में पढ़ रखा होगा तो कभी आपसे उसकी कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा के बारे में पूछ लेगा, कभी आपसे उसकी जो डेथ इन बनारस है उसके बारे में पूछ लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें है कि इसमें मैच द फॉलोइंग है, ब्लीचिंग पाउडर दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया है, वॉशिंग पाउडर दिया है, बेकिंग सोडा दिया है। यह बहुत ही बेसिक चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा साइंस में प्रो नहीं भी हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो या किसी और बैकग्राउंड के हो, तब भी ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। रिपीटेड है, यूपीपीएससी के एग्जाम्स में कम से कम 50 बार आया है। ऐसे समझ लो कि आयोग जो इजी क्वेश्चन बनाता है ना, उनमें ये एक क्वेश्चन जरूर देता है। ये पेट क्वेश्चन है इनका, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चौथा क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखो, इसमें ऑस्ट्रेलिया के आपको 4 दिए गए हैं, क्वींसलैंड दिया है, न्यू साउथ वेल्स दिया है, विक्टोरिया दिया है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया दिया है। अगर आपने मैप देखा है, मैं बार बार आपसे बोलता हूं, मैंने इवन सुबह अभी एक कल वीडियो बनाया था मैंने ज्योग्राफी का, उसमें मैंने बोला था कि जब भी कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना तो मैप पढ़ना। उसमें मैं कॉन्टिनेंट वाइज आपको पढ़ने की सलाह देता हूं। जब भी कभी आप ओशिनिया पढ़ोगे और उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पढ़ोगे, तो ऑस्ट्रेलिया का जब आप मैप देखोगे तो उसमें आपको वेस्टर्न साइड में पर्थ दिख जाएगा, जहाँ पर हवा चलती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच वगैरह होते हैं, तब आपने देखा होगा पर्थ में विराट कोहली ने सेंचुरी वगैरह लगाई थी। थोड़ा बहुत भी अगर अवेयरनेस है न्यूज़ में देखते हो तो वो बहुत सेंचुरी उसकी पॉपुलर हुई थी, बिकॉज वहाँ पर बॉल बहुत स्विंग होती है, बिकॉज बगल में ही वहाँ पर पास में समुद्र से हवा चलती है और बॉल बहुत स्विंग करती है। तो वो जो पर्टिकुलर हवा चलती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो पर्थ वेस्टर्न साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब इस साइड है, जैसे न्यू साउथ वेल्स हो गया, विक्टोरिया हो गया, क्वींसलैंड हो गया, वो सब आपका राइट साइड पड़ जाते हैं। तो ये जो इसके जितने भी प्रोविंस वगैरह हैं, जितने भी इसके स्टेट हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। आपने अगर सिंपली ऑस्ट्रेलियन कंट्री का, ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रखा है, आप सिंपली जान जाओगे कि अच्छा सिडनी इस साइड है, न्यू साउथ वेल्स वहीं पर है, क्वींसलैंड है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आपको टाउन्सविले करके एक जगह मिलेगी, और लेफ्ट में जब आप देखोगे तो आपको ये वेस्टर्न वाला मिलेगा। बीच में आपको रेगिस्तान वाला जो एरिया है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से अगर आपने बेसिक चीज़ों को भी फोकस करके पढ़ा है तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर ले जाओगे। 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखो,
मैंने आपको कितनी बार चीख कर बोला है कि प्लीज़ यूपी के लिए तत्सार ले लो और पढ़ लो, बोला है ना मैंने। अभी मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने तत्सार बोला है। मैंने ये टॉपिक आपको ऑलरेडी करा रखा है टेलीग्राम चैनल पर, जो ज्वाइंट है पहले से उसको ये बात पता है। इसमें आप ऑप्शंस देखो, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और सीसीआरटी। सीसीआरटी जो आपको दिख रहा है ना, ये सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, ये ऑप्शन रिपीटेड है यूपीपीएससी के एग्जाम्स में। तो ये ऑप्शन, ये आप नहीं कह सकते कि ये नया ऑप्शन है। और जो बाकी के ऊपर के जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो आपको इजीली तत्सार में उत्तर प्रदेश की घटना चक्र की मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप वहां से कर सकते थे। इसमें अगर 2 ऑप्शन भी आपको मालूम है तो आप आंसर निकाल ले जाओगे। अब आप बताओ क्या ये क्वेश्चन टफ है? बिल्कुल भी टफ नहीं है। आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखो। जो छठा क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, यानी कि कौन सा ऐसा बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, अब इसमें तुम चारों ऑप्शन देखो यार, अमनगढ़ है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, संजय दुबरी है। बांधवगढ़ तो बहुत पॉपुलर है, पता ही है आपको, एमपी को टाइगर स्टेट बोलते हैं। बांधवगढ़ तो बहुत पॉपुलर है, इसकी तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज भी है जो वहाँ के टाइगर टाइगर्स वगैरह होते हैं। कान्हा भी आपको पता है, कान्हा नेशनल पार्क एमपी। संजय दुबरी बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी वो उसमें आपको पता है कि हो सकता है ये, ऐसा आप एक गेस ले सकते थे। एलिमिनेट करना भी सिखा रहा हूँ साथ में मैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बता रहा हूँ कहाँ से आया है, एलिमिनेट करना भी सिखा रहा हूँ। ध्यान से सुनोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। अब जो अमनगढ़ है, इसमें ये बताओ कि क्या ये यूपी के अंदर नहीं है? आप यूपी का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, और आरओ एआरओ के एग्जाम में यूपी में उससे संबंधित अगर कोई फैक्ट पूछ रहा है, वो भी टाइगर रिजर्व कितने हैं यहाँ पर नेशनल पार्क कितने हैं? केवल एक नेशनल पार्क है दुधवा। टाइगर रिजर्व कितने हैं? सेलेक्टेड एकदम, और उतने अगर आपको मालूम है तो उससे आपका आंसर निकल रहा है। अब बताओ ये क्वेश्चन टफ था कि इजी था? डायरेक्टली इसमें अगर आपको अमनगढ़ आंसर मतलब मालूम है अमनगढ़ की, अमनगढ़ यूपी में है, तो आप वहाँ पहला ऑप्शन देखोगे तुरंत आंसर टिक कर दोगे। आगे चलो, जो 7वां ऑप्शन है उसमें ध्यान से देखो। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कल की, अगर 2 दिन पहले की बात की जाए, 2 दिन पहले मैंने उत्तर प्रदेश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे। मैंने उसकी जो पिक है वो भी मैंने टेलीग्राम पर भेज दी थी। उन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो मेरा वीडियो देखना, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि जो कोयला बेस्ड, कोल बेस्ड बिजली संयंत्र हैं उनको ढंग से पढ़ लेना, और जो गैस बेस्ड हैं उनको पढ़ लेना। और मैंने दादरी वादरी स्पेशली मेंशन किया था कि ये पढ़ लेना। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ रखा होगा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आई होप कि आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको याद आ रहा होगा। जो 8वां क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। इसमें जो एनिमल है और उसकी जो ब्रीड होती हैं, नस्लें होती हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जानवर भी कोई ऐसे नहीं पूछे गए हैं जो आपने कभी सुने ना हो। नॉर्मल जानवर जो आपको डेली लाइफ में दिखाई देते हैं, लाइक बफेलो, शीप, काऊ, गोट, वही दिए गए हैं एंड उनकी ब्रीड दी गई है। इतना तो बेसिक आपसे एक्सपेक्ट करता है ना एग्जामिनर कि आपको जो गाय है, भैंस है, भेड़ है, इनकी आपको जो ब्रीड है वो मालूम हो। ऑल्सो 2021 का ही आरओ एआरओ का पेपर उठाना, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। आपको जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं ये वहाँ पर मिल जाएंगे, या जो मैंने आपको टॉपिक्स बता रखे हैं कि ये टॉपिक्स, या जैसे मैं आपको फोटो भेज चुका हूँ टेलीग्राम पर, मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लो। लूसेंट में ये डायरेक्टली था, मैंने आपको फोटो भेजी थी, उसमें वहाँ से ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सब चीज़ें मैं भेजता रहता हूँ टेलीग्राम पर, इट्स जस्ट कि फ्री में बताता हूँ तो वैल्यू नहीं है। मेन बात ये है, जो इंसान उस चीज़ की वैल्यू करता है और उसको पढ़ लेता है टेलीग्राम के थ्रू या वीडियोज़ के थ्रू ढंग से, वो इंसान अपनी प्रिपरेशन में एक नेक्स्ट लेवल पर आ चुका है। और जो ये इंसान 1 महीना सितंबर का फॉलो कर लेगा, वो वज्र एक्चुअल में बन जाएगा अपनी प्रिपरेशन में। चलो आगे चलते हैं। अभी तो इसमें बहुत क्वेश्चन हैं ऐसे ऐसे जो आपकी आँख खोल देंगे। आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको कितना बेवकूफ़ बनाया गया है, टफ बोल बोल के कि सिर्फ हमारा पेड कोर्स ले लो तो आपका सिलेक्शन होगा। भाई पढ़ना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आयोग आपको खुद ऑप्शन दे रहा है, हिंट दे रहा है कि भाई देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहन ये पढ़ ले, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इतना डर बैठा होता है दिमाग में कि ऐसा लगता है कि यार अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। चलो पहले आगे देखते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है उसको देखो। इसमें देखो रास पंचाध्यायी है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है, भक्ति रत्नाकर है। चारों इसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनो। इसमें जो पहला ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, ये रिपीटेड है। इधर 2-3 साल में, 4 साल में रिपीट नहीं हुआ है, ये पहले के आयोग के एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। 2010 से 13-14 के आसपास एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो ये जो रास पंचाध्यायी है, ये ऑप्शन आपको मालूम होना चाहिए था, क्योंकि ये PYQ से रिपीटेड है। अब जैसे ही आपने रास पंचाध्यायी का आपने आंसर आपको मालूम है कि आपको पता है नंददास, तो जैसे ही आप नंददास लगाओगे आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि B और D आपका एलिमिनेट हो गया। अब आप केवल और केवल A और C के बीच में बचे हो, ठीक है।
क्योंकि आपको पहला ऑप्शन मालूम था पीवाईक्यू की हेल्प से। अब ध्यान से सुनो, इसमें जो चौथा ऑप्शन है भक्ति रत्नाकर, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसको, तो इसका आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अगर आपको नहीं मालूम है तो भी आप रास मंचाध्यायी का केवल और केवल जानने से दो ऑप्शंस पे आ गए, ए और सी पे। इसमें भी आपकी 50-50% प्रोबेबिलिटी है आंसर सही होने की। अगर आपको नहीं भी मालूम है कि भक्ति रत्नाकर का क्या है तो आप यहाँ पर गैस ले सकते हो, और दो ऑप्शन में से चांसेस हैं कि आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 50-50%, क्योंकि आपने दो ऑप्शन ऑलरेडी हटा लिए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की पहले वाले से जब आप दो पे आ गए हो, भक्ति रत्नाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसका आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मतलब ये इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो भक्ति रत्नाकर है ना, नरहरि चक्रवर्ती, ये एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। और वो अगर आपको मालूम है तो आप बस इन दोनों के सहारे ही, ए और डी के सहारे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एंड ये जब आप पीवाईक्यू ढंग से पढ़ोगे, पीवाईक्यू को ढंग से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बस 1 साल के 2 साल के देख लिए, या आपने सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर देख लिया। यार उसमें जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनको देखा जाता है, उससे उसको बोलते हैं एनालिसिस। अब ये आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं बताते हैं लोग, लेकिन रियलिटी यही है, जो कर रहा है इंसान उसको एक्चुअल में मालूम रहता है। अब देखो 10वां क्वेश्चन देखो, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी? 2021 का आरओ का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे, उसमें भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। क्या था? वो ये था कि अगर आप 10 दिन तक या 8 दिन तक, कुछ ऐसे ही था यार, कि उसमें अगर तुम फास्टिंग करते हो, व्रत रहते हो बेसिकली, तो फास्टिंग करने के बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारे लिवर से जो फैट है वो कम होता है, ग्लाइकोजन का स्तर निकलता है, क्या होता है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए गए थे। अब आरओ का प्री आपने क्लियर किया, मेंस में आप आए, आपको उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, तो ये क्वेश्चन आप गलत थोड़ी ना करोगे, सेम कॉन्सेप्ट सेम है उसमें। इतना ज़्यादा जो मना किया जाता है कि आप रोटी ना खाइए, इतना ज़्यादा मना किया जाता है ब्रेड ना खाइए, चावल ना खाइए, क्यों? कैलोरीज होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट से ही घुमा घुमा के पूछ रहा है, या फैट है तो फैट से ही घुमा घुमा के पूछ रहा है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में अगले एग्जाम में पूछ देगा, तो चेंज थोड़ी ना हो गया, फैट को कोलेस्ट्रॉल बोल दिया, कोलेस्ट्रॉल को फैट बोल दिया, दिस इज द डिफरेंस। ये स्मार्टनेस के साथ में आयोग आपके साथ प्ले करता है, बस इतना समझना चाहिए। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, उतना अगर आपने पढ़ रखा है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। 11वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय निम्नलिखित नेताओं में से कौन से थे? अब इसमें अंबेडकर साहब थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई भी मॉडर्न हिस्ट्री का सोर्स आप उठा लो, कोई भी एनी, आपको उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखो जो एक बेसिक लेवल की थी, वो यही थी कि उसमें अंबेडकर साहब तीनों में थे, बाकी लोग उसमें नहीं गए थे, गांधी जी गए थे, फिर उसका सोल्यूशन नहीं निकला था, पता होगा, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और ये आपको घटना चक्र में, ल्यूसेंट में हर जगह मिलता है, रिपीटेड क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको, कि बहुत ईजिली, और ये कई बार एक्चुअल में आया हुआ है, आपको घटना चक्र में इसीलिए मिलता भी है। 12वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी? निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? अब ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में छोड़ने वाला है। अगर आपने ढंग से मैपिंग नहीं पढ़ रखी है, या अगर आप दिमाग लगाना नहीं जानते हो, एलिमिनेशन नहीं जानते हो, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एलिमिनेशन के थ्रू आप 2 ऑप्शन पे जरूर आ सकते थे, उतना दिमाग आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर आप आरओ का मेंस लिख रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर, तो इतना दिमाग आपके पास होना चाहिए। कैसे? अब देखो बताता हूँ। इसमें इन्होंने पूछा है कि बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। यार बाल्टिक सागर थोड़ा बहुत भी अगर मैपिंग जानते हो तो उसमें देखो ऊपर की तरफ है बाल्टिक सागर, ऊपर की तरफ है बाल्टिक सी, और जो लाटविया है वो इधर नीचे की तरफ कंट्री आती है। जैसे अगर आपको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का आइडिया हो तो आप बेटर वे में समझ पाओगे कि भाई लाटविया नहीं है, लाटविया नहीं तो 2 ऑप्शन आपके ऊपर के जो हैं वो चले गए, ए और बी चला गया। अब सी और डी में आप गैस ले सकते थे, अगर आप एग्जैक्ट नहीं भी जानते हो तो सी और डी में गैस ले सकते थे, आधे से ज़्यादा लोगों का सही हो जाएगा, क्योंकि आपकी 50% प्रोबेबिलिटी है, तो जनरली सही हो जाता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है ढंग से। तो इस तरह से एलिमिनेट करना सीखो, और वो जो प्रायर नॉलेज है ना उससे इंटरलिंक करना, उससे इंटरकनेक्ट करना सीखो। ऐसा नहीं होगा कि हर बार सारे के सारे क्वेश्चन एकदम रटे हुए आ जाएंगे, किताब से आ जाएंगे, जो पीडीएफ मिली है उससे आ जाएंगे, नहीं। जिसने स्मार्टनेस के साथ स्मार्टली चीज़ों को तैयार किया होगा और रिवाइज ज़्यादा किया होगा तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसको डाउट्स नहीं होंगे, और जो आपके पास ज्ञान है उसी को आप पर्याप्त बना दोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और बाकी ये बाल्टिक सागर वाला जो एरिया है ये पढ़ लो, आरओ 2023 के मेंस के लिए या प्री के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा, या हो सकता है कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार दे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप ढंग से तैयार कर लेना। आई होप कि आप 2 ऑप्शन तो निकालना जाने गए होगे। बाकी अगर आपको मैपिंग मालूम है एग्जैक्ट तो आप इजीली कर लोगे, वरना फिर 2 ऑप्शन के सारे फिर आपको गेस लेना पड़ता।
13वां क्वेश्चन देखो, इसमें है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत कौशल 2021 प्रतियोगिता में सबसे अधिक पदक जीते थे, जिसका परिणाम भारत सरकार द्वारा जनवरी 2022 में घोषित किया गया था। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन जो है वो तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चलो है ही, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब आपको ये इसमें समझना पड़ेगा कि जो भारत कौशल 2021 है, एक बात आपको बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, कहीं पर भी कोई नहीं बताएगा ये चीज़, यूनिक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान रखना। जो ये कौशल वर्ड है ना, स्किल का, स्किल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपके एग्जाम के पहले हुई हो 3-4 महीनों में, 6 महीने में, उसको रट लेना आंख बंद करके, कभी भी आयोग पूछ देगा। ना विश्वास हो, यूपीपीसीएस का 2021 का या 22 का पेपर उठा लेना, उसमें स्किल इंडिया या ऐसे करके कोई एक सेंटर था कोरोना के टाइम पे, जब कोरोना के बाद पेपर हुआ था, उसमें आपसे डायरेक्टली पूछा था और वो सेंटर कानपुर में था। उसके अलावा स्किल से रिलेटेड जो योजनाएं हैं आपकी 15 के टाइम पे, 16 के टाइम पे, कभी कोई अपग्रेड होती है कोई चीज़, या जैसे बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, स्टेट्स में कोई कैंपेन किया जा रहा है, स्किल से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टेट या नेशनल लेवल पे, आयोग आपसे पूछ सकता है और उसने पूछा है। सिंपली यहाँ पर जब भी कभी जो स्मार्ट बच्चा होगा, तो जब वो पढ़ेगा करंट अफेयर्स, तो उसमें वो स्किल देखेगा, क्वेश्चन को पढ़ेगा, जान जाएगा यार भारत कौशल 2021 की बात है, दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, आई शुड रीड इट, एंड वो पढ़ के जाएगा, डायरेक्टली उसको ये आंसर मिल जाएगा। फालतू की चीज़ नहीं पढ़ी जाती है, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी पूछ लिया गया होता है फालतू में, वरना हर चीज़ के पीछे एक सेंस होता है, और उस सेंस को पकड़ना अपने आप में चैलेंज होता है, और वो जो पकड़ लेता है उसके लिए वो प्रोसेस ईजी हो जाती है। अब इसमें समझ में आया होगा, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये चीज़ डाइजेस्ट कर पाओगे, अभी एकदम से समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे हो सकता है वीडियो 2 बार देखो तब ये चीज़ रिलेट कर पाओ। अब जो क्वेश्चन है उसको भी बताता हूँ, ध्यान से देखो। इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है 14वां, इसमें है कि हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। अब इसमें जो हिमालय में जो त्रिशूल शिखर है ना, आपने ये जो उत्तराखंड वाला जो एरिया है, तो उत्तराखंड में एक तो एरिया पड़ जाता है आपका गढ़वाल वाला, गढ़वाल हिमालय, एक आपका है कुमाऊं हिमालय। गढ़वाल हिमालय का मतलब आप कह सकते हो कि जो मसूरी है, लबासना मसूरी है ना, ऋषिकेश वाला जो पूरा मतलब एरिया है, देन वो आप फिर गंगोत्री यमुनोत्री जाते हो, वो सब गढ़वाल में आ जाता है। कुमाऊं हिमालय में ये जो एरिया है आपका नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ है ना, ये आ जाता है। तो कुमाऊं हिमालय में ये आपको जो त्रिशूल शिखर है, जो त्रिशूल की चोटी है, पीक्स वगैरह है, वो दिखती हैं। अगर आप रानीखेत वगैरह जाओगे या रानीखेत के ऊपर भी जाओगे तो आपको लाइन से 5-6 पीक दिखाई देती हैं, लाइन से एक 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 करके। जो लोग उधर साइड गए होंगे वो बेटर वे में रिलेट कर पाएंगे। तो वही उन्होंने पूछ लिया है कि जो त्रिशूल शिखर है उसके बारे में 2 ऑप्शन दे दिए हैं। अब अगर आपको दोनों ऑप्शन आते हैं तो ठीक है। अब इसमें समझो, पहले तो ये क्वेश्चन देखो कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे है। अगर थोड़ा बहुत भी मेरी बात पे भरोसा है, एक बार जाना RO-ARO 2016 का प्रीलिम्स का पेपर जो अगेन हुआ था 20 सितंबर को, 2016 वाला 2020 में हुआ था कोरोना के बाद, वो जाकर के देख लेना। उसमें कुमायूं हिमालय के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अब कुमायूं हिमालय उन्होंने नहीं पूछा, तो कुमायूं हिमालयाज में उन्होंने जो उसके थोड़ा सा डीप जाकर के जो त्रिशूल पीक है, शिखर है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उन्होंने कुमायूं हिमालय 2016 में पूछा प्रीलिम्स के पेपर में, ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने इस वाले में त्रिशूल के बारे में पूछ लिया। हो सकता है कि आपसे पंचचूली के बारे में पूछ दे, पंचचूला भी एक और डिफरेंट पीक है। तो इस तरह से जब आपने कुमायूं हिमालय को पढ़ा, जब आप PYQ पढ़ो तो उसमें देखो कि भाई कुमायूं हिमालय पूछा गया है, तो आप कुमायूं हिमालय को ढंग से पढ़ लो, तो उससे रिलेटेड जब कभी त्रिशूल या पंचचूली के बारे में पूछा जाएगा, देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इसमें जो दोनों ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन जो है उसको देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वो देखो। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है। थोड़ा बहुत भी अगर जानते हो, अगर कौसानी औसानी के बारे में, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, या गांधी जी ने वहाँ पर जब विजिट किया था, थोड़ा बहुत भी उसके बारे में पढ़ा रखा है, बिकॉज वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। तो आप जान जाओगे कि हाँ, वो उसी के पास में, उस डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ है। द पीक इज़ मोर देन 7500 मीटर हाई, यानी कि ये 7500 मीटर से अधिक ऊँची है। भाई एक बात बताओ, माउंट एवरेस्ट कितनी है? 8848 बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, 4वीं-5वीं से पढ़ा होगा आपने 8848। उसके बाद की जो हैं, जैसे जो भी हैं मेन कंचनजंगा है, या जो भी हैं मालूम है आपको, K2, गॉडविन ऑस्टिन एंड सो ऑन। कॉमन सेंस लगाओ कि जो ये त्रिशूल वाली है ये, या पंचचूली हैं, ये 7500 से ऊंची हो सकती है, या 7500 के आसपास हो सकती है। मतलब 7500 बहुत होता है। अगर आपको 8848 माउंट एवरेस्ट का आइडिया है, अगर आपको K2, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, इन सब का आइडिया है, तो आपको ये पता होगा कि 7500 इतना कम नहीं होता है। तो तुरंत यहाँ पर आपका दिमाग एकदम से चौंकना चाहिए था, यार 1 मिनट रुक जाओ, क्या ये डेटा सही है? एंड थोड़ा बहुत भी अगर आपको ढंग से आपने अगर पढ़ाई कर रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसकी जो एक्चुअल में जो हाइट है वो 7100 के आसपास है। इस तरह से याद किया जाता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद किया जाता है कि 7112 है कि 13 है। नो, दिस इज नॉट द राइट वे। राइट वे क्या है कि आपने 7100 याद कर लिया कि 7100 है या 7200 है।
या 8000 है, इस तरह से याद किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाता है। इसके बाद में देखो 15वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। या तुरंत, चलो हिंदी में एक बार बोल देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है, ठीक है, सब पार्ट नहीं है। ऑप्शन देखो, माउंटेन, मरीन, लोलैंड, सेमी एरिड। यार लोलैंड तो हो सकता है ना, मान लो आपको एनवायरनमेंट के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप बिल्कुल जीरो हो, फिर भी देखो कि क्या लोलैंड नहीं हो सकता है हो सकता है ये। देन सेमी एरिड भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है। बचा क्या, मरीन इकोसिस्टम। क्या मरीन इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल का पार्ट हो सकता है? टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है? स्थलीय का पार्ट सागरीय हो सकता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का। कोई इसमें कोई आपकी ऐसी नॉलेज नहीं चाहिए कि आपने फलाना का पेट कोर्स लिया हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्वेश्चन था। आगे चलता हूँ, आगे का क्वेश्चन देखो, विद रेफरेंस टू इंडियाज 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स डिक्लेयर्ड इन जनवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये कुछ मार्च या अप्रैल में एग्जाम हुआ था, जनवरी का करंट है, अपने हिसाब से अंदाजा लगा लो दिमाग में कि 2-3 महीने पहले का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इंडियाज 3rd नेशनल वाटर अवार्ड तो है, लेकिन इंडिया का है, वो भी नेशनल है, राष्ट्रीय स्तर पर है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों ऑप्शन इसमें पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है। अगर आपसे कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मणिपुर इनके बारे में पूछा गया होता तो ये होता यार इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। लेकिन आप RO का एग्जाम देने जा रहे हो, नेशनल लेवल पे वाटर अवार्ड्स निकलना है, या नीति आयोग कोई चीज़ निकाल रही है और उसमें आपको यूपी में रिलेटेड अगर कोई रैंक वैंक दी गई है या कोई अवार्ड मिला है यूपी को और आपको नहीं मालूम है, या जैसे अगर मान लो कि लखनऊ है, कैपिटल है यूपी की, एंड आपको नहीं मालूम कि लखनऊ की कैटेगरी क्या है या उसको कौन सा अवार्ड मिला है या किस नंबर पे है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो इसमें जो दोनों ऑप्शंस थे वो बहुत एक्सपेक्टेड थे, पता होना चाहिए आपको, इजी थे। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे। आगे के लिए भी ध्यान रखो कि जब भी कभी नेशनल लेवल पे इस तरीके की कोई इवेंट हो, कोई अवार्ड वगैरह दिए जाए, और वो जो संस्था है जो दे रही है अवार्ड, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर दे रही है, तो थोड़ा उसको कॉन्शियसली पढ़ा करो, वो इंपॉर्टेंट होता है। एंड यूपी का स्पेशली देख लिया करो। अब इसके बाद में जो 17वां क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। इसमें जो पार्ट 9th A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके बारे में उन्होंने पूछ लिया है कि उसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था वो किसको दिया गया था, क्या था। RO 2016 का प्री का पेपर जो री एग्ज़ाम हुआ था 20 सितंबर को 2020 को, वो उठा लेना। 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे एंड उसमें आपको दिया गया है उसमें एग्जैक्टली कि जो 9वां पार्ट है, पार्ट 9 है, उसमें A में क्या है, B में क्या है, एंड बाकी 2 ऑप्शंस और दिए गए थे। बस यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उसको 4 लाइन में लिख दिया। अब आप जो ऐसे बच्चे होंगे जो स्मार्ट नहीं है, वो देख करके डर जाएंगे, उनको लगेगा कुछ और चीज़ पूछ दी है। नहीं ब्रो, वही उन्होंने सेम चीज़ पूछी है, पार्ट 9A 9B वही पूछेंगे, वो वही ऑप्शंस में है। और यही चीज़ मैं चीख करके आपको बोलता रहता हूँ, पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, चाहे पॉलिटी की जब मैं कोई चीज़ बताता हूँ, कोई पिक शेयर करता हूँ, हर जगह मैंने आपको बता रखा है कि पंचायती राज और पंचायत कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड जो कमिटीज़ हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, इन सबको लेकर के लगातार UPPCS क्वेश्चन पूछ रहा है। UPPCS 2023 का प्रीलिम्स का पेपर आप उठा के देख लो, अशोक मेहता कमेटी को 2 स्टेटमेंट में दे दिया है। 2022 का UPPCS का प्रीलिम्स दे दो, 4 जो कमेटी हैं, ये जो मैंने अभी आपको नाम लिया है, इन्हीं को क्रोनोलॉजी में पूछ लिया था कि कौन किस साल बनी थी, किसने अपनी कब रिपोर्ट दी। सेम क्वेश्चन हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट कि बैठ करके जो इंसान पढ़ेगा, समझेगा, जो चीज़ मैं बताता हूँ उसकी वैल्यू करेगा, ये नहीं सोचेगा कि अरे फ्री में दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू नहीं है, वो इंसान बहुत आगे जाएगा। बाकी सब चीज़ें आपके सामने हैं, थोड़ा सा पेपर खोल लेना, आप देख लेना, आपको ये क्वेश्चन सामने मिल जाएगा, तब आपको फ्री ये पेपर टफ नहीं लगेगा जो अभी तक लग रहा था। 18वां क्वेश्चन ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है, यानी कि बायोडीजल प्लांट है, जेट्रोफा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टू बी ऑनेस्ट, आप खुद बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपने जब आप इंटर में थे, 12th में थे, या जब आप अपने ग्रेजुएशन कर रहे थे, किसी भी फील्ड में कर रहे हो, क्या आपने देखा नहीं था? जो एक्चुअल में पेट्रोल एंड डीजल है, इनको रिप्लेस करने के लिए कितने ज़्यादा प्रयास किए जाते रहे हैं, अभी भी किए जा रहे हैं। एंड जेट्रोफा हो गया, एंड और भी जो भी चीज़ें होती हैं जिनके थ्रू फ्यूल बनाया जा सकता है, फ्यूल की तरह यूज़ किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। एंड स्पेशली वो कैंडिडेट्स जो थोड़ा सा भी रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, घर वगैरह जाते हैं गांव अपने या समथिंग, वो इस चीज़ को बेटर वे में रिलेट कर पाएंगे कि वहाँ पर पराली वराली का क्या सिस्टम होता है, जो गन्ना उन्ना होता है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या करते हैं। तो जेट्रोफा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो आपने पढ़ रखा होता है, सुना होता है, हल्का फुल्का भी अगर आपने सुना है और आप अगर आंसर टिक करोगे तो जेट्रोफा ही करोगे। तो ये 18th जो क्वेश्चन है ये आपका वहाँ से है।
अब इसके बाद में जो ये 19वां क्वेश्चन है, इसको देखो। इसमें है कि जो मंदसौर प्रशस्ति है वो किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। अभी याद करो, अगस्त के महीने में जब मेरा फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम का पहला महीना चल रहा था, मैंने उसमें जब आपको गुप्ता डायनेस्टी पढ़वाई थी, उसमें मैंने आपको एग्जैक्टली मेंशन करके बोला था कि नहीं, कि कुमार गुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है या जो अभिलेख होते हैं उसमें भी जो कुमार गुप्ता है, कुमार गुप्ता के बारे में ढंग से पढ़ लेना। बोला था कि नहीं बोला था? मेरे पुराने वीडियो जाके देखो, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप ऊपर स्क्रॉल करना, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एग्जैक्टली मैंने बोला था कि ब्रो इसके बारे में ढंग से पढ़ लेना, मंदसौर अभिलेख। और ये एक्चुअल में रिपीटेड भी है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है। मंदसौर बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर अभिलेख पढ़ रहे हो या अगर आप गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हो, किसी भी सोर्स में आप उठा लो, मंदसौर आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई वैसी चीज़ है जो मैंने बता दी आपको या कुछ, ये आई हुई है पेपर में। 20वां क्वेश्चन ध्यान से देखो। विथ रेफरेंस टू पार्वती अर्गा रामसर साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब एक बात बताओ, रामसर साइट्स और वेटलैंड्स हर साल घुमा करके कुछ ना कुछ अपडेट होती हैं, कोई ना कोई 1 2 3 4 ऐड होती हैं कहीं ना कहीं, एंड वो आपसे पूछी जाती है कि नहीं। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, जब मैंने इन्वायरमेंट का आपको बताया था तो मैंने उसमें मेंशन कर रखा है कि यार घटना चक्र पुरानी पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो रामसर साइट्स हैं, वेटलैंड्स हैं, इस तरीके की जो भी चीज़ें, या जैसे टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे अभी रानीपुर वाला ऐड हुआ था, तो इस तरीके की चीज़ें अपडेट कर लिया करो। एंड ये चीज़ें जब भी कभी आए तो इनका ढंग से पढ़ लो। यूपी के केस में आप देखोगे पार्वती अर्गा आपको गोंडा में मिल जाता है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे। आपको ये पता होना चाहिए इसकी दोनों स्टेटमेंट। ये इजी क्वेश्चन था, पार्वती अर्गा। 21वां क्वेश्चन देखो। द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1974 एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974। देखो पहली बात तो ये पहला था कृषि विज्ञान का केंद्र 1974 में। सही अगर आपको बताऊं एक्चुअल में सोर्स, तो ये PYQ में आ चुका है, लेकिन काफ़ी पहले आया है। अभी हाल में इधर 4-5 साल में नहीं आया है, इसलिए बहुत से लोग को लगता है कि ये क्वेश्चन हम पहली बार सुन रहे हैं, बट एक्चुअल में ये पहले आ चुका है। बट स्टिल दिस वॉज अ टफ क्वेश्चन, बिकॉज कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी पहला। थोड़ा सा कृषि विज्ञान संबंधित या एग्रीकल्चरल साइंस से रिलेटेड चीज़ें आप स्किप कर देते हैं, बिकॉज आपको लगता है कि ये उतना प्रोबेबल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये आ चुका है। और आपको पिन पॉइंट करके सोर्स बता दूं, UPPCS के मेंस में ये पेपर क्वेश्चन आया था। अगर ना विश्वास हो, यू कैन गो एंड चेक आउट एंड यू विल सी दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये वाला। उत्तर प्रदेश हैज सिक्योर्ड विच प्लेस इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021, और उसमें उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। ये जो RO का 2021 का पेपर था मेंस का, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें 3 क्वेश्चन करीब ऐसे थे जो स्वच्छ सर्वेक्षण या जल सर्वेक्षण इन सबसे रिलेटेड थे। तो ये क्वेश्चन भी, जब जल सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको कौन सी मिनिस्ट्री करवाती है, मतलब वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में होता है, वो भी आपसे पूछा जा चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उस समय जब एग्जाम हुआ था तो उसके पहले ये सब चीज़ें निकल चुकी थी, हर मैगजीन में करंट की ये न्यूज़ कवर्ड थी, तो ये आपको पढ़ के जाना चाहिए था, और 3 क्वेश्चन आप आराम से इस पेपर में सॉल्व कर पाते। तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आपके लिए बहुत टफ हो या आपने सुना ना हो, पढ़ा ना हो। 23वां क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है। अब इसमें जो ऑप्शन है देखो, नर्मदा, कावेरी, महानदी और ताप्ती। महानदी के ऊपर UPPCS प्रीलिम्स में 2021 और 2022 दोनों उठा लेना, और दोनों में देखना कि जो क्वेश्चंस आए हुए थे रिवर्स के, उसमें महानदी आंसर है कि नहीं है, और महानदी से रिलेटेड पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। एक उसमें डेल्टा पूछा गया था और एक में शायद सहायक नदी पूछी गई थी, जिसमें जोंक रिवर करके ऐसे आंसर था। दोनों बार महानदी ही आंसर है। महानदी UPPSC का फेवरेट है। मैं फिर चीख के बता रहा हूँ, अगर RO 2023 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है तो भाई मेरी बहन गलत मत करके आना। बहुत बार बता चुका हूँ कि महानदी बहुत इंपॉर्टेंट है। RO 2021 में सामने क्वेश्चन महानदी से रखा हुआ है। मैंने आपको कुछ रिवर्स का बता रखा है कि भाई गंगा, यमुना, महानदी नॉर्थ में ये हैं जो इंपॉर्टेंट, इनका ढंग से पढ़ लो। इनकी जो राइट बैंक से कौन सी मिल रही है, लेफ्ट बैंक से कौन सी मिल रही है, सब थोड़ा पढ़ लो। इस बार भी 2023 में क्वेश्चन आ रखा था कि जो हमीरपुर के पास जो बेतवा है तो वो वहाँ किससे मिलती है, क्या मिलती है, रामगंगा में कहाँ पे कौन सी मिल रही है। यही क्वेश्चन तो आया था प्रयागराज वाला जो पास में आया था बेतवा, यही क्वेश्चन तो था। रिवर्स के ऊपर 4 क्वेश्चन थे, यही क्वेश्चन तो था। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहले बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ, ये सब गलत मत करना। ये 23वां क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद बात करो 24वें क्वेश्चन की। इसमें देखो आपको ये 4 साइंटिस्ट दिए गए हैं, इनके जो रिलेटेड फील्ड्स हैं उनका दिया गया है। यार UPPCS का 2022 का, हाँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 का पेपर उठा लेना, आपको मिल जाएगा। ये जो MS स्वामीनाथन है, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वो किससे रिलेटेड थे, उन्होंने क्या किया था। तो ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आ चुका है, इतनी बार आ चुका है तो ये तो सबको पता होता है। MS स्वामीनाथन ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसके साथ में जो पहला वाला ऑप्शन है देखो आप ध्यान से, बीरबल साहनी। बीरबल साहनी पैलियोंटोलॉजी के थे, यानी कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के थे।
ये एक इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। ऐसा नहीं है कि बीरबल साहनी का आपको पता नहीं। जैसे ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हो लाइक केसी मेहता एंड पी माहेश्वरी, ये दोनों ऐसे हैं कि अगर आपने थोड़ा बहुत ढंग से पढ़ा है तभी कर पाओगे। लेकिन जो बीरबल साहनी है ये तो पैलियोंटोलॉजी के थे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला और चौथा अगर ये दोनों ऑप्शन आपको मालूम थे तो आप इससे आंसर तक पहुंच सकते थे आराम से। ऑल्सो मैं लखनऊ में हूँ तो आपको और थोड़ा सा बता सकता हूँ, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। तो ये जो बीरबल साहनी है ना, इनका पैलियोंटोलॉजी का पूरा इंस्टीट्यूट बना हुआ है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। कहाँ पर है ये? लखनऊ यूनिवर्सिटी जरूर सुनी होगी आपने, उसके जस्ट बगल में है। गेट नंबर 4 है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, उसके जस्ट बगल में बीरबल साहनी का है। इवन मेरे तो कई फ्रेंड्स भी यहाँ पर हैं। सो बीरबल साहनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन है जो एकदम रैंडम हो, आपने कभी इसके बारे में सुना ना हो। हाँ, ये दोनों नाम ऐसे मान सकता हूँ मैं, लेकिन ये दोनों को अगर आपने पढ़ रखे हैं तो ईजिली आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते थे। 25वां क्वेश्चन जो है ध्यान से देखो, उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्रोजेक्ट वॉज स्पॉन्सर्ड इन उत्तर प्रदेश बाय। मतलब उन्होंने वही बेसिकली पूछा कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि विविधीकरण परियोजना है वो प्रायोजित की गई थी किसके द्वारा। अब इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें एक आपको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिया गया है, वर्ल्ड बैंक दिया है, उसके बाद में नन ऑफ द एबव दिया है। नन ऑफ द एबव को एक पल के लिए छोड़ दो, 3 ऑप्शंस दिए हैं, पहले उनमें चेक कर लो। अब स्पॉन्सर किया गया है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चन टफ है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन टफ है। ये इसीलिए दिया जाता है ताकि जो बच्चे स्मार्ट हैं वो अपना दिमाग लगाएं और आंसर सही करें, और जो ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ रट के जाते हैं तो वो ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें पढ़ा नहीं होगा तो सोचेंगे अरे मेरे लिए तो ये बना ही नहीं है। अब जो इंसान स्मार्ट होगा वो कैसे करेगा? इसमें देखो, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वर्ल्ड बैंक है, नन ऑफ द एबव को छोड़ दो। अब इसमें यार, इसमें ये उन्होंने जो बोला है कि जो ये पूरा है इसमें स्पॉन्सर किया जा रहा है। अगर स्पॉन्सर किया जाएगा तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करेगी भाई? यूपी गवर्नमेंट को कोई चीज़ चलानी होगी तो वो उसके लिए योजना के लिए पैसा दे देगी। स्पॉन्सर मतलब समझ रहे हो, बाहर से उसको कोई पैसा दे रहा है, कोई फंडिंग कर रहा है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है कि नहीं नहीं आप ये चीज़ करिए, हम आपको पैसा देंगे, आपको हम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी अगर करेगी तो वो बजट में एलोकेट कर देगी, बजट में से निकाल देगी उसके लिए। हर साल आप पढ़ते हो ना कि जल जीवन मिशन के लिए इतना है, नमामि गंगे के लिए इतना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए इतना है, यही तो देखते हो आप। मिशन इंद्रधनुष के लिए इतना है, यही सब तो चलता रहता है। फिर अगले बजट में उसको कभी बढ़ा देते हैं, कभी घटा देते हैं, यही सब तो चलता आ रहा है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर होता तो आपने पढ़ा होता, कहीं ना कहीं आप ये चीज़ आपकी नज़र में आई होती, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वो न्यूज़ में रहती है, वो नेशनल न्यूज़ बन जाती है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि किसान ही सब कुछ है अगर देखा जाए तो। इस संदर्भ में अगर देखा जाए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में। तो उसके बाद जो ऑप्शन है वो वर्ल्ड बैंक है। तो आप इस तरह से दिमाग लगा सकते थे अगर आपको नहीं भी पता है कि वर्ल्ड बैंक क्या काम करती है या वो किस चीज़ के लिए है। बाकी जो थोड़ा बहुत भी सेंसिबल इंसान होगा, मतलब सेंसिबल का मतलब कि जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई कर रखी होगी ठीक से इन डेप्थ, तो वो कम से कम वर्ल्ड बैंक के बारे में मालूम होता है उसे। ऑल्सो मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ दे रखी है टेलीग्राम पर, बहुत पहले दे दी थी, फ्री में दे दी थी तो कोई वैल्यू नहीं है। उसमें मैंने वहाँ पर मेंशन कर रखा है कि वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट होती है और वर्ल्ड बैंक क्या काम करती है, कब इस्टेब्लिश हुआ था, कब ये बनी थी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, और इसके जो मेन काम है 2-3 वो पढ़ लो, पूछा जाता है। मैंने उसमें बता रखा है वर्ल्ड बैंक का, IMF का, 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का मैंने बता रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि यही पूछा जाता है। तो ये थे कुछ 25 क्वेश्चन। आगे के वीडियो में नेक्स्ट जो 25 क्वेश्चन होंगे उनको मैं कवर करूंगा। आई होप कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर चैनल पर नए हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दूंगा, अनुज चतुर्वेदी UPPSC, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो आप। थैंक यू सो मच। वैसे तो इतनी दूर तक आप आए नहीं होगे, आपने देखा नहीं होगा, बिकॉज ऐसी चीज़ें कोई देखना नहीं चाहता है, लेकिन अगर आप आए हो तो यार थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। मैटर करता है ये चीज़।